साविल सोया किस्त 20। दामिल कमरे में दाखिल हुआ तो यसरा इसका बैग खोले नीचे बैठी हुई थी, जबकि आइसुन खामोशी से बस जमीन को घोर रही थी जैसे बहुत गहरी सोच में हो। दामिल अंदर आया और यसरा के हाथ से एक बॉक्स लिए जो उसने अभी निकाला था। दामिल किया बदतमीजी है, लाओ दिखाओ मुझे। यसरा ने ऊपर गर्दन करके दामिल की तरफ अपना हाथ किया। आइसुन यसरा की आवाज सुनकर ख्यालों से बाहर आई तो नजर सामने खड़े दामिल पर गई, जो हाथ में बॉक्स लिए इसे ही देख रहा था। ये आइसुन का है, तुम्हारा नहीं, दामिल कहकर बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो आइसुन, ये खास मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, और भी बहुत चीजें लाया हूँ लेकिन ये बहुत खास है, दामिल ने कहा। तो आइसुन को तजस्सुस हुआ कि ना जाने इसमें क्या होगा, क्या इसमें। इसने बॉक्स को उगे पीछे करके देखते हुए पूछा, देख लो खुद खोलकर, दामिल ने कहा। तो वहीं इसके बराबर में बैठ गया, जबकि यसरा भी अब आइसुन के पास खड़ी हो गई थी। आइसुन ने जल्दी से बॉक्स को खोला तो देखा इसमें एक सर्किल शेप में लॉकेट था जिसमें चीन भी मौजूद थी। लो इसमें किया है, ये तो सबके पास ही होते हैं, यसरा ने कहा। तो दामिल ने बुरा सा मुंह बनाया। आप ही पहले देख तो लिया करें, ये क्या है, लाओ दिखाओ आइसुन, मैं बताता हूँ ये क्यों खास है। दामिल ने इसके सामने अपनी हथेली पिलाई तो आइसुन ने वे लॉकेट जो चीन के साथ था वे दामिल के हाथ पर रख दिया। दामिल ने लॉकेट लिया और इसे बीच से खोला तो उसे देखकर आइसुन और यसरा हैरान रह गई थीं, क्योंकि इस लॉकेट के अंदर दो तस्वीर थी और दोनों ही आइसुन को बहुत अजीज थे। एक तो जुनेद की छोटी सी तस्वीर लगी हुई थी, दूसरा दामिल की अपनी तस्वीर थी। आइसुन ने देखा और फौरन इसके हाथ से लेकर खुद देखने लगी। ये वाकई मेरे लिए है, उसने फिर पूछा। इसे यकीन नहीं आ रहा था। दामिल ने अपनी भी तस्वीर इसमें लगाई हुई है। हाँ ना, खास तुम्हारे लिए लाया हूँ, चाचू की तस्वीर तो लगा दी थी लेकिन इसमें दो तस्वीर लगती हैं तो सोचा एक अपनी लगा देता हूँ, आखिर को मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, दामिल ने मुस्करा कर कहा। तो आइसुन भी मुस्करा दी। ये वाकई इसके लिए सबसे कीमती गिफ्ट था जो दामिल की तरफ से इसे मिला था, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी, आइसुन ने कहा। रखना भी चाहिए, मेरे भाई ने बहुत प्यार से दिया है, यसरा ने भी कहा। तो दामिल ने इसे गौर से देखा। आप ही अब के लिए भी लाया हूँ, ये नहीं है लेकिन अच्छा है। यसरा खुश हो गई थी, उसे लगा शायद इसके लिए भी यही हो, मगर दामिल के कहने पर इसने आइसुन को देखा जो एक छोटे से गिफ्ट में खुश हो गई थी। दामिल ने यसरा को भी इसके गिफ्ट्स निकाल कर दिए और आइसुन को भी, कि तभी इसके मोबाइल पर रंग होने लगी। मोबाइल की आवाज सुनकर आइसुन के कान खड़े हो गए थे, इसे यकीन था कॉल इसी लड़की की होगी। दामिल ने मोबाइल की तरफ देखा और फिर खड़ा है कर मोबाइल तक गया। आइसुन इसे ही देख रही थी। इसने मोबाइल उठा कर कान से लगाया। हेलो, तुम जिंदा हो? इनम ने पूछा। सॉरी यार, मैं भूल गया था, दामिल ने कहा। तो आइसुन का शक यकीन में बदल गया। बहुत अच्छे, अब भूले ही रहना और अब कॉल करने की जरूरत नहीं है मुझे, अल्लाह हाफिज, इनम ने कहा और कॉल काट दी। जबकि दामिल ने चाहा कि बैक करे मगर फिर उसके कमरे में वे दोनों मौजूद थीं। इसने इनम को मनाने का ख्याल रात के लिए छोड़ दिया। किसकी कॉल थी, यसरा ने पूछा। इससे पहले दामिल बोलता आइसुन फौरन बोल उठी, इनम का। दामिल ने सुनकर फौरन इसकी तरफ देखा। वे सोचने लगा, उसे कैसे पता, तुम्हें कैसे पता, दामिल ने पूछा। तो यसरा ने भी इसकी तरफ देखा। पहले भी कॉल आई थी, तब मैंने उठाई थी, वे कोई भी थी, बहुत गुस्से में थी, वे शायद समझी अब हो इसीलिए इसने काफी गुस्सा किया, आइसुन ने कहा। तो दामिल ने गहरी सांस ली और वहीं बैठ गया। इनम कौन है, दामिल, यसरा ने पूछा। वे अब सोफे पर बैठ चुकी थी। दामिल ने नजर उठाकर पहले यसरा और फिर आइसुन को देखा। वे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो पूरे घर में सन्नाटा था। जान, तुम घर पर हो, जीनिरे ने पूछा। तो उगे से कोई जवाब उसे मौसूल नहीं हुआ। इसने अपना कोट उतारा और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी कमरे से एक 10 साला बच्चा कमरे से बाहर आया। आ गई अब, और डैडी कहाँ हैं, वे क्यों नहीं आए, इस बच्चे से थोड़ा खराब मुंह से पूछा। मुझे नहीं पता, मैं खुद अभी घर आई हूँ, तुमने देखा भी होगा, मैं जान को ही आवाज दे रही थी, जीनिरे ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। मुझे खाना गर्म करके ला दें, स्कूल से एकर मैंने कुछ नहीं खाया था, वे बच्चा कहकर जाने लगा था कि जीनिरे की बात पर वापस पलटा। मैं खुद अभी थकी हुई आई हूँ, बेहतर होगा तुम खुद कुछ जाके खा लो, मैंने आपको कहा है मुझे खाना खाना है, अगर खुद लेना होता तो आपको क्यों कहता। बच्चे को अब गुस्सा आने लगा था। जीनिरे ने जब देखा इसको गुस्सा आने लगा है तो उसने खुद के लहजे को नर्म करना चाहा। हैप्पी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे डैडी की वाइफ हूँ, इस घर की नौकर नहीं, तो प्लीज मुझे से नौकर वाला नहीं माँ वाला बर्ताव किया करो। हाँ बिल्कुल, मेरे डैडी की सेकंड वाइफ और मेरी स्टेप मदर, और आपको पता होगा कि दूसरी चीज की वे वैल्यू नहीं होती जो पहली की होती है।
हैप्पी जीनिरे के सामने ऐसे खड़ा उसे सुना रहा था जैसे जीनिरे बच्ची हो और वे कोई बड़ा आदमी में कोई चीज नहीं इंसान हो। हैप्पी जीनिरे ने अपना गुस्सा जब्त करके कहा, एक ही बात है जो औरत शादीशुदा और एक बच्चे के बाप से शादी कर सकती है, मेरे लिहाज से वे इंसान नहीं हो सकती, वे एक तरह से चीज ही है, क्योंकि इंसान में एहसास मोहब्बत होती है, चीजें तो बेजान होती हैं, उन्हें क्या पता कि फैमिली को जुदा करने से कितना दुख होता है। हैप्पी छोटा था मगर उसकी बात ने जीनिरे के मुंह पर तमाचा मारा था। वे कहकर चला गया था जबकि जीनिरे इसके कमरे के बंद दरवाजे को ही देखती रह गई थी। वे जो थकी हुई आई थी, अब अपने कमरे में जाने के बजाय इसने अपना रुख किचन की जानिब किया था। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, दामिल ने सोच कर कह तो दिया था, लेकिन इसकी बात सुनकर आइसुन के दिल पर क्या गुजरी थी ये बस वही जान सकती थी। आइसुन चुप हो गई थी, बिल्कुल चुप, ऐसे जैसे इसके हाथ से पूरी दुनिया किसी ने छीन ली हो। हाँ, दामिल इसकी दुनिया ही तो था जिसके लिए वे क्या कुछ नहीं करती थी, वे इसे ही तो देखकर जीना सीखी थी, मगर वे शायद जानती नहीं थी जिसे वे अपनी दुनिया कह रही है वो तो खुद किसी की दुनिया, वे बस एक इजाफी थी इस दुनिया में। यसरा ने दामिल की बात सुनकर आइसुन को देखा, होंठों पर हाथ रखकर दामिल को ही देख रही थी जैसे अपना गम अपने आंसू जब्त कर रही हो। ये कौन लड़की है? यसरा ने पूछा। अपी ये मेरे स्कूल में साथ पढ़ती थी, फिर कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी में भी साथ है मेरे, वे भी मुझे से बहुत मोहब्बत करती है, काफी ख्याल रखती है मेरा, और सबसे बड़ी बात आपी वे बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है। बस अब आइसुन की बर्दाश्त से बाहर था, वे उठी और बगैर कोई जवाब दिए बाहर चली गई। इसे क्या हुआ? दामिल को अच्छा नहीं लगा इसका यूं जाना, किचन में दूध रखा हुआ था वही देखने गई होगी। यसरा ने बात घुमाई इतनी सीरियस होके। अच्छा छोड़ो, वे आ जाएगी, तुम बताओ इस लड़की के बारे में, यसरा ने पूछा तो दामिल मुस्कुराने लगा। वे हमेशा इनम के जिक्र पर खुश हो जाता था। मैं दीजी से बात करोगा इसके लिए, और आप ही अब देखना वे आपको भी पसंद आएगी, इसकी आदत भी बहुत अच्छी है। दामिल ने जब इसकी तारीफ शुरू की तो बस करता ही गया, जबकि यसरा का सारा ध्यान आइसुन की जानिब था। पता नहीं वे कहाँ गई होगी। आइसुन जुनेद के रूम में आई थी, जब वे उदास होती वे यही आ जाती थी, मगर आज इकर उसने दरवाजा बंद किया और बालों में हाथ पहर कर बेड तक आई। इसे समझ नहीं आ रही थी आखिर इसके साथ हुआ क्या। सबसे बड़ी बात आपी वे बहुत प्यारी है, मुझे पसंद है। दामिल की बात इसके दिमाग में किसी होड़ की तरह लग रही थी। इसने अपना सर पकड़ा और वहीं नीचे बेड के साथ टैग लगाकर बैठ गई। वे रोना चाहती थी मगर रो नहीं रही थी, वे कुछ कहना चाहती थी, वे बोलना चाहती थी। दामिल मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की खूबसूरती देख लो, वे चीख चीख कर बताना चाहती थी कि मैं भी हुसैन हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, कभी मेरे चेहरे पर से नजर हटाकर मेरे दिल में तो झांको, मगर वे कह नहीं सकी, वे किसी से कुछ नहीं कह सकी। इसने अपनी आंख में एक आंसू भी अनी नहीं दिया। वे कुछ सोच रही थी, क्या सोच रही थी इसका अंदाजा शायद इसे भी नहीं था। सोचते सोचते वे रुकी और फिर जल्दी से खड़ी है कर शीशे के सामने इकर खड़ी हुई। वे शीशे के सामने खड़ी थी, खुद के रूबरू खुद को गौर से देखने लगी। इसका रंग सांवला था, उसके होंठ जामनी से हो रहे थे, इसकी आंखों के नीचे हल्के थे। वे कुछ देर ऐसी खुद को देखती रही और फिर हंसने लगी, जोर जोर से टेबल पर हाथ मारती और हंसती जाती। तुम कितनी बदसूरत हो आइसुन, कितनी बदसूरत, देखो जिससे तुम मोहब्बत करती रही वे तो हसन का दीवाना निकाला। वे हंसती हुई शीशे में मौजूद अपने अक्स को कह रही थी, तुम्हारे खूबसूरत दिल का उसने अचार डालना था। हसन सब है तुम्हारे पास, ना हसन है ना अब दामिल रहा, तुम खाली हाथ रह गई। आइसुन देखो जाके तुम्हारे दामिल को एक हसन जादी ले उड़ी, तुम बस मुंह देखती रह गई। वे हंसने लगी और फिर हंसती ही चली गई। अभी अगर कोई इसे यूं देख लेता तो जरूर उसे पागल समझता। उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और फिर शीशे में खुद की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम इतनी बदसूरत क्यों हो आइसुन, तुम्हें तो अपने डैडी की तरह होना था ना, तुम क्यों हो ऐसी। इसके चेहरे पर अब हंसी की जगह गुस्से ने ले ली थी, वे अब खुद पर गुस्सा कर रही थी। तुम इतनी बदसूरत क्यों हो, तुम इतनी काली, तुम तो दामिल को मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं थी, तुम अपनी तरह का लड़का ही डीजू करती हो, बल्कि नहीं, इस दुनिया में तुम्हारे से ज्यादा कोई बदसूरत नहीं होगा, बेहतर है अकेले ही मर जाओ, बदसूरत लड़की। इसने आखिरी लफ्ज कहते हुए नाक उठाई थी, वे मजीद कुछ कहती कि इसकी नजर सामने रखे पाउडर पर गई। उसने जल्दी से पाउडर उठाया और हाथ में बहुत सारा लेकर अपने मुंह पर मिल लिया, थोड़ा और पाउडर लिया और अपनी गर्दन पर मिल लिया। उसने जब पाउडर लगाकर शीशे में अपना चेहरा देखा तो मुस्कुरा दी। वे अपनी तरफ से तो रंग सफेद कर चुकी थी, मगर कोई और देखता तो जरूर उसे डरोना कहता, अब मैं प्यारी लग रही हूँ, बहुत प्यारी, अब मैं दामिल को दिखाऊंगी कि मैं कितनी प्यारी हूँ, उसने कहा और बेड से दोपट्टा उठाकर जैसी दरवाजा खोला तो सामने यसरा को देखकर रुक गई।
यसरा जो दरवाज़ा नोक करने ही वाली यूं अचानक दरवाज़ा खोलने पर इतना नहीं जितना वे आयसुन को देखकर हैरान रह गई थी। आयसुन ये किया तुमने अपने चेहरे के साथ, यसरा ने कहा और उसे लेकर कमरे में आई। इधर बैठो। यसरा ने इसे बिठाया और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके इसके पास आई। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? यसरा को समझ नहीं आया ये सब उसने आखिर किया क्यों? अपी अब मैं खूबसूरत लग रही हूं ना, देखे मेरा रंग भी गोरा हो गया है, अब दामिल मुझे पसंद करेगा ना। इसने यसरा का हाथ पकड़ के एक मान से कहा तो यसरा को इस पर तरस आया। आयसन देखे ना, आपी में इसकी लड़की से ज्यादा प्यारी लग रही हूं ना। वे खड़ी हुई और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। आयसन, यसरा ने अब सख्त लहजे में उसे मुखातिब किया, ये आंखों के पास से थोड़ा पाउडर हिट गया है यहाँ और लगा लेती हूँ, इसने कहा और हाथ में पाउडर जैसी पकड़ा वैसी यसरा खड़ी हुई और उसके हाथ से पाउडर लेकर नीचे जमीन पर दे मारा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये क्या हरकत कर रही हो तुम? आयसन, तुम बच्ची नहीं हो, 17 साल की हो गई हो, अक्ल समझ सब है तुम्हारे पास, इसके बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रही हो। यसरा ने कहा तो वे सुनसी हो गई जैसे अभी होश में आई हो। यसरा ने इसे बाजू से पकड़कर इसका मुंह शीशे के सामने किया। शक्ल देखो अपनी अच्छी खासी सूरत को, तुमने किया जोकर बनाया हुआ है। आयसुन कुछ नहीं कह सकी, वे बस चुप से खुद को देखती रही। इसे अब होश आया, वे पहले नहीं अब कितनी बुरी लग रही थी। वाकई वे कोई बच्ची तो नहीं थी। मेरी तरफ देखो। यसरा ने इसका रुख अपनी तरफ किया। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत ज्यादा। तुम ना ही किसी के जैसी हो और ना ही कोई तुम्हारे जैसा। जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे जैसा कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि चांद बस एक है, सिर्फ एक। यसरा ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर कहा तो वे तंजिया और दुख सी हंस दी। मुझे चांद कहकर अब चांद की तौहीन कर रही हैं? चांद तो खूबसूरत होता है, जो उसे एक बार देखे बस देखता ही रह जाए, जबकि मैं तो शायद चांद पर लगा दाग भी होने के काबिल नहीं। इसकी इस बात में कितनी तकलीफ थी ये बस यसरा ही जान सकती थी। आयसन मेरी जान, दामिल तुमसे बड़ा है, इसने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा जैसा तुमने सोच रखा है। अपनी सोच को बदलो। यसरा ने प्यार से समझाना चाहा इसे। नहीं, वे भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं अपने वे मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा। हर ख्याल रखने वाला जरूरी नहीं कि वे हमसे मोहब्बत करे, कुछ हमदर्दी तो कुछ एहसास के तौर पर भी हमारा ख्याल रखते हैं, और किसी के एहसास करने या ख्याल रखने को कोई मोहब्बत समझता है तो मेरी नज़र में वे दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान है। यसरा की बात सुनकर वे चुप हो गई थी, लेकिन जब बोली तो होंठों पर दर्द भरी मुस्कान थी। मैंने इसके एहसास हमदर्दी को मोहब्बत मानकर अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वे मुझे यतीम समझकर मेरा ख्याल रखता रहा, तरस खाता रहा मुझ पर, और मैं इसे इसकी मोहब्बत समझकर अपनी मोहब्बत को मजबूत करती रही। वाकई में दुनिया की बेवकूफ़ लड़की हूँ। जारी है साविल सोया किस्त 21। तुम बेवकूफ़ नहीं हो, तुम न समझ हो, तुम्हें जिसने इज्जत तवज्जो दी तुम उसे मोहब्बत समझ बैठी। यसरा ने इसे बेड पर बैठा और खुद इसके साथ बैठ गई। अब कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाना, यसरा ने मुस्कराकर कहा। दामिल क्या मेरे नहीं हो सकते? उसने कितनी मान से पूछा था, लेकिन इसकी बात सुनकर यसरा चुप हो गई। बोले ना आप ही किया, वे बस मेरे नहीं हो सकते। आयसुन, हम कभी किसी को मजबूर नहीं करते कि वे हमसे मोहब्बत करे या हमारी खुशी के लिए सारी जिंदगी हमारे साथ बंध जाए। बांधा जानवर को जाता है, अपनी मर्जी से इंसान को नहीं। बेशक इंसान और जानवर दोनों ही प्यार के भूखे हैं, मगर इंसान खुद गरज है। जब उसे कुछ अच्छे लगे, वे चाहे इंसान हो या कोई चीज, वे पहले से मौजूद चीज इंसान को छोड़ने में वक्त नहीं लगाता। दुनिया इसी का नाम है, बेहतर है तुम समझ जाओ। यसरा की बातें इसे मजीद तकलीफ दे रही थी, मगर वे क्या करती, इसका दिल अब भी दामिल की तस्बीह कर रहा था। अभी तुम आराम करो, चुल्लू कमरे में और जाओ अपना मुंह धो, जाके देखो तुमने क्या हाल किया। इसने अपने दोपट्टे से इसके आंसू साफ करके कहा, जो बार बार एक लड़ी की सूरत निकल रहे थे। आयसन मजबूत बनूं। यसरा को अब गुस्सा आने लगा था। जी, उसने नीचे मुंह कर लिया। उठो और जल्दी से मुंह धोकर मेरे साथ चलूं। यसरा अब खड़ी हो गई थी। नहीं, आज मैं यही सोऊंगी, आज मुझे अकेले छोड़ दीजिए, इसने रिक्वेस्ट करने के अंदाज में कहा तो यसरा ने ना चाहते हुए भी इसे इजाजत दे दी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बेहतर है तुम भी अब आराम करो, यसरा कहती हुई वहां से चली गई और आयसन वहीं बैठी रही गुमसुम सी। दामिल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, बेहतर होगा तुम मुझे कॉल ना करो, और जिसके साथ तुम जश्न मना रहे थे अपनी पैदाइश का, इसी के साथ रहो। इनम ने दामिल की कॉल उठाते ही इस पर गुस्से की बारिश कर दी थी। तो मैडम को ये गुस्सा है कि मैंने अपनी कजिन का नाम क्यों मेंशन किया? दामिल बेड की पुश्त से टैग लगाकर बैठ गया। चुल्लू, शुक्र तुम्हें पता तो चला। इनम ने तंजिया कहा। यार क्यों गुस्सा होती हो, वे मेरी छोटी सी कजिन है, चाचू की बेटी, चाचू की डेथ हो गई है
اور چاچو نے اپنی وائف کو طلاق دے دی تھی تو اب اس کے پاس صرف ہم ہی ہیں، بلکہ صرف میں اور آپ ہی، کیونکہ میری فیملی بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتی۔ اب اگر ایسے میں نے اسے لو کہہ دیا تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ دامل تو ہنس کر کہہ رہا تھا، مگر اوپر کمرے میں وہ جو محبت کا غم لے کر بیٹھی تھی اس کا کیا؟ تو یہ بات تم مجھے پہلے بھی بتا سکتے تھے نا؟ انم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا۔ جی اگر اب سنتی تو ضرور بتاتا، اب تو کال اٹھاتے ہی ایسے غصہ کرنے لگ گئی جیسے ابھی موبائل سے نکل کر مجھے جان سے مار دیں گی۔ دامل نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ ایسی ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ دامل نے پیار سے کہا۔ اچھا جی، کیا واقع؟ انم تھوڑا اترا کر بولی۔ ہاں جی، اچھا جی۔ اچھا سنو، اب میں سو جاؤ، صبح دیجی سے تمہارے لیے بات بھی کرنی ہے۔ دامل نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو فوراً خیال آیا، کیا بات کرو گے؟ انم نے پوچھا۔ یہی کہو گا کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے جس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مہربانی کر کے آپ اس کے گھر میرا رشتہ لے کر چلے جائیں، اور ایسا کرنے سے تمہارے دیجی مان جائے گے۔ انم کو شک تھا یہاں مان جائے گے، وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ دامل کو یقین تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، پھر صبح جیسا ہو مجھے بتانا۔ ہاں ضرور بتاؤں گا، فکر نہ کرو، اب میں سو جاؤ۔ دامل نے اجازت چاہی۔ ہاں ہاں، سو جاؤ انم نے کہا، اور پھر دونوں نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کر دی۔ اس کی آنکھ کھولی تو نظر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر گئی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا اور آنکھوں میں بھی جلن سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھا۔ تہجد، یہ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا تھا۔ اس نے بغیر سوچے دوپٹہ اٹھایا اور واش روم میں چلی گئی۔ کچھ منٹ بعد جب وہ واش روم سے واپس آئی تو اس کے سر پر سلیقے سے دوپٹہ بندھا ہوا تھا، سانولے چہرے پر پانی کی نن بوندیں تھی۔ وہ الماری کے پاس گئی اور وہاں سے جاک نماز لے کر الماری کا دروازہ بند کر کے بیڈ کے کچھ فاصلے پر آ گئی۔ اس کے نہ جانے کیوں آج ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جاک نماز کو بچھایا اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اللوے کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اس نے نیت باندھی اور اپنے رب سے مخاطب ہو گئی۔ اس نے پہلے اللوے کی حمد و ثنا کی، بے شک اسی کے لیے ہی ہیں تمام تعریف۔ اے اللوے تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کے ساتھ تجھے یاد کرتی ہوں۔ تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللوے کی تعریف کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو روا تھے۔ اب باری الحمد کی تھی۔ ہر قسم کی تعریفیں اللوے کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللوے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ایسا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ایسا راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستوں پر۔ اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھی۔ وہ اللوے کی تعریف کے ساتھ ساتھ دل میں اپنے لیے دعا بھی کر رہی تھی کہ اے اللوے تو سب کر سکتا ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہیں، تیری عبادت ہے تو میرے اللوے میری مدد کر، دامل کو مجھے واپس کر دے۔ اس نے اللوے کی تعریف کے ساتھ نماز کو مکمل کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس کی بارگاہ میں بلند کیے۔ اے میرے اللوے، بے شک تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں جو تو نے مجھے عطا کیا۔ بے شک میں اس لائق نہ تھی جتنا مجھے ملا، مجھے بڑی اور لاعلاج بیماری سے محفوظ رکھا، مجھے علم جیسی دولت سے نوازا، مجھے اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیے۔ اے میرے اللوے، میں تیرے پاس آئی ہوں، میں لوگوں کے پاس نہیں گئی، لوگوں سے مجھے امید نہیں ہے۔ میرے اللوے دامل کو میرے نصیب میں لکھ دیجئے۔ میرے اللوے اب تو سب کر سکتے ہیں، نہ دعا کا حق بھی اپنے اسی لیے دیا ہے، نہ تاکہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے تجھ سے مانگ سکے۔ میرے اللوے اسے میرے نصیب میں لکھ دیجئے۔ اس لڑکی کے رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے۔ اس لڑکی کو دامل سے اچھا لڑکا مل جائے، لیکن میرے اللوے دامل نہیں۔ میں اب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میری التجا کو رد نہ کرنا۔ میرے اللوے، میں بہت امید کے ساتھ تیرے پاس آئی ہوں، مجھے یقین ہے میرا اللوے میری دعا سنے گا۔ اس نے دعا مانگ کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پہرے اور پھر وہیں جاک نماز پر بیٹھ گئی۔ نیند تو شاید ہی آئے تبھی وہ یہی بیٹھ گئی اپنے اللوے کے پاس۔ اسے پتہ تھا اللوے اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ سورج آسمان پر اپنی روشنی بکھیر چکا تھا۔ حویلی میں دیکھیں تو وہاں کے مکین اب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیجی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ آئے تو سب ناشتہ شروع کریں۔ دامل ابھی اکر بیٹھا تھا اپنے سامنے، آئسن کو اداس دیکھ کر اسے عجیب لگا، اور پھر کل رات والی بات یاد آ گئی جب وہ انم کے بارے میں بتا رہا تھا تو وہ کمرے سے ہی چلی گئی تھی۔ آئسن، دامل نے اسے مخاطب کیا۔ آئسن جو اپنی سوچوں میں تھی چونک کر خیالوں سے باہر آئی۔ جی، دامل کے پکارنے پر یسرا، عاطف اور سمینہ نے بھی آئسن کو دیکھا۔ کیا ہوا ہو، چپ چپ کیوں ہو اور اتنی اداس بھی لگ رہی ہو، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟
हाँ मैं भी नोट कर रहा हूँ काफी खामोश खामोश है। आइसुन आतिफ ने भी बात में हिस्सा डाला, जबकि यसरा बस खामोशी से आइसुन को देख रही थी। इसे तो सब पता था आइसुन क्यों चुप है, क्यों उदास और परेशान है, मगर वे किसी को क्या बताती। लो भला इसे क्या होगा, सब कुछ यूं मिल रहा है इसे यहाँ, फिर कहा कि परेशानी, कहा कि उदासी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समीना आइसुन को कभी जाने दे। मैं ठीक हूँ। आइसुन ने सब की बातें सुनकर लबों पर झूठी मुस्कान सजाकर कहा, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि तुम ठीक हो या नहीं, मैंने तो पूछा है कि उदास क्यों हो। दामिल ने भी मुस्करा कर पूछा तो आइसुन चुप हो गई। दामिल, स्कूल में इसकी लड़ाई हो गई है इसकी दोस्त से, तो बस इसीलिए ये उदास है। अब बस एक ही तो दोस्त थी इसकी, अब वे भी नाराज हो गई। यसरा ने बात को संभाला तो आइसुन ने सिक का सांस लिए, वरना अगर दामिल मजीद पूछता तो यकीनन उसने रू जाना था। तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना, दामिल ने कहा, और हम सब भी तो हैं। बेटा परेशान क्यों होती हो, जो नाराज हुई है वे मान भी जाएगी इंशाल्लाह। आतिफ जो उसके बराबर में बैठे थे उन्होंने इसके सर पर हाथ रखकर कहा तो वे हल्का सा मुस्कुरा दी। जी अब मैं उदास नहीं होंगी, आइसुन ने कहा तो समीना के अलावा सब मुस्कुराने लगे। हंसती रहा करो, प्यारी लगती हो, दामिल ने कहा तो इसके दिल ने स्पीड पकड़ी थी। वे ऐसी ही थी, दामिल की जरा सी तारीफ पर वे इसे मोहब्बत समझ जाती थी, मगर अब नहीं। अस्सलाम अलैकुम, दीजी ने टेबल पर इकर सबको सलाम किया तो सब सीधे है कर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, सब ने एक जबान है कर जवाब दिया। नाश्ता क्यों नहीं शुरू किया, दीजी ने सबको आराम से बैठा देख पूछा। दीजी अब का इंतजार कर रहे थे, दामिल ने कहा तो दीजी मुस्करा दिए। अब मैं आ गया हूँ, शुरू करो, दीजी ने कहा तो सब ने इस बात में सर हिलाकर नाश्ता शुरू किया। आतिफ, मैंने एक और फैसला किया है। नाश्ते के दौरान दीजी ने आतिफ को मुखातिब किया। कैसा फैसला दीजी? बहू कह रही थी वे दामिल की शादी अपने खानदान में करना चाहती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यसरा के साथ दामिल की भी शादी कर दी जाए। दीजी की बात सुनकर दामिल हक्का बोलिफ रह गया था, जबकि आइसुन को लगा उसकी दुआ गलत समत जा रही है। तो दीजी में बात करो फिर अपने भाई से, समीना ने फौरन पूछा। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, ना एक मिनट उम्मीद। दामिल ने अपनी माँ को चुप करवाया और दीजी से मुखातिब हुआ। दीजी, ये मेरी जिंदगी है तो मेरे ख्याल से इसका फैसला भी मुझे करना चाहिए। दामिल की बात सुनकर दीजी ने इसकी तरफ देखा। तुम बच्चे हो अभी और बच्चे फैसला हमेशा गलत लेते हैं, दीजी ने कहा। दीजी, मेरा फैसला गलत नहीं होगा, क्या मतलब? आतिफ ने पूछा। दामिल पहले चुप हो गया और फिर उसने हिम्मत करके कह ही दिया, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और शादी भी इसी से करूँगा। वे कराची में रहती है, वे भी मुझसे मोहब्बत करती है। दामिल की बात सुनकर दीजी का चेहरा सुर्ख होने लगा, जबकि समीना और आतिफ बस दामिल को हैरत से देख रहे थे। उनका बेटा ऐसा तो नहीं था, तुम कराची पढ़ने जाते हो या मोहब्बत करने? दीजी की आवाज सख्त थी। दीजी, पढ़ने ही जाता हूँ, लेकिन ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला किसी और को हरगिज करने नहीं दूंगा। दामिल का लहजा भी अब सख्त हो रहा था। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से होगी, बस बात खत्म, दीजी ने कहकर जूस का गिलास उठाया। मैं शादी अपनी मर्जी से करोगा दीजी, दामिल ने आराम से कहा था, जबकि आइसुन कभी दीजी तो कभी दामिल को देख रही थी। दामिल, दीजी बड़े हैं और जो दीजी चाहेंगे वही होगा। आतिफ ने अपने बाप को गुस्से में देखा तो अपने बेटे को समझाना चाहा। अबू, जिंदगी मेरी है और इस बात की इजाजत तो मुझे मेरा इस्लाम भी देता है कि मैं अपने लिए खुद हमसफर का इंतखाब करूं। दामिल अब खड़ा हो गया। ठीक है, अगर इस्लाम पर चलना है तो ठीक है, पहली शादी हमारी पसंद से करो और अगर इतनी तुम्हें वे लड़की अजीज है तो इससे दूसरी शादी कर लेना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। दीजी बात सुनकर दामिल को सदमा सा हुआ। वे कैसे किसी लड़की का बारे में ऐसा सोच सकते हैं? दीजी, इस्लाम में है कि अगर मर्द चाहे और दोनों बीवियों को एक बराबर रख सके तब उसे इजाजत है एक से ज्यादा शादी करने की, वरना नहीं। और मैं मानता हूँ मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ मैं इसी के साथ मुखलिस रह सकता हूँ। अगर आप मेरी शादी करवा भी दी तब भी मैं इसे वे हक कभी नहीं दे सकूंगा जो मेरे दिल और जिंदगी में इनम का है। दामिल बोलकर खामोश हुआ, जबकि आइसुन लाजवाब हो गई थी। वे कैसे पागल था, इस लड़की के पीछे वे किया छोड़ सकेगा इस लड़की को, और किया इसे अपना सकेगा कभी? दामिल, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए। दीजी गुस्से से खड़े हुए थे, जबकि दीजी के साथ बाकी सब भी बारी बारी खड़े हो गए। दीजी, अब कुछ भी कहीं, मैं आपकी मर्जी से शादी नहीं करूंगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं अपने साथ ऐसी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सबको हैरत हुई, क्योंकि दीजी से आज तक किसी ने भी ऐसे बात नहीं की थी। उनकी मर्जी पर अपना सर झुका देते थे, लेकिन आज दामिल किसी तौर झुकने को तैयार नहीं था। दामिल, जाओ अपने कमरे में, आतिफ ने मामले को हल करने के लिए दामिल को कहा।
میں کمرے میں نہیں، میں واپس لاہور جا رہا ہوں، جب لگے میں ضروری ہوں مجھے بلا لیے گا، دامل نے کہا، اور بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا، جبکہ دیجی کو دکھ ہوا کہ کل کا بچہ ان کے سامنے ضد کر رہا ہے، بلکہ نہیں، یہ ضد نہیں، یہ تو ان کے فیصلے سے انکاری تھا۔ دامل روکو، عاطف اس کے پیچھے جانے لگے کہ دیجی کی گرجدار آواز پر روک جاؤ عاطف، جانے دو اسے، جسے بڑوں کی عزت کا احساس نہیں، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس حویلی میں رہے۔ دامل کے قدم روکے تھے مگر پھر غصے نے اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا، وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اپنے روم میں چلا گیا۔ کسی میں ہمت نہیں تھی دیجی کے سامنے دامل کے پیچھے جائے، مگر آئسن اس نے کسی کو نہیں دیکھا، ویسے بھی اسے گھر میں پوچھتا ہی کون تھا۔ تبھی اس نے کرسی پیچھے کی اور دامل کے کمرے کی طرف چلی گئی، جو اس نے سوچا تھا وہی ہوا، کسی نے اسے نہیں روکا تھا۔ جاری ہے